नाउमीदी आज को ओछण आदेसिन कॾहिं ताज़ी पुठ ते कॾहिं हेठि हलनि सामी अड़ा सुमूंड में तुम्बे जीअं तरनि जे वागू वात वञनि त पुसनि पुछनि की न क्रिटिकल स्टडीज़ फोरम जे इन वीकली स्टडी सर्किल में फ़िक्री कचहरी में असांखे ऑनलाइन ॾिसंदड़ हिते वॾी तादाद में मौजूदु कामेडनि दोस्तनि साथियुनि खे हक़ मौजूदु जीअं सिंध जीअं असांजी हक़ परोस जदोजहद दोस्तो साथियो जीअं त तव्हां सभिनी खे मालूम आहे असां ऑनलाइन ज़रियनि जे ज़रिए पंहिंजे क्रिटिकल स्टडीज़ फोरम ते इहा ॻाल्हि रखी चुका आहियूं त असांजी जेकी मार्क्सिज़म जी जेकी सीरीज़ हली पे असां मुख़्तलिफ़ सर्किल्स में मार्क्सिज़म खे डिस्कस कयो पे उनखे ब्रेक ॾेई अॼु असां हिकिड़े फ़िक्री कचहरी या हिकिड़ो लेक्चर रखियो आहे जंहिंजे लाइ असां वटि लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर मां प्रोफेसर सईद अज़ीम साहब असां वटि पहुतल आहिनि जंहिंजो अॼोको मौज़ू आहे माओइज़म ऐं ट्राटिस्कीज़म क्रिटिकल थ्योरी या क्रिटिकल डिस्कशन सो आऊं प्रोफेसर साहब ऐं अव्हां जे मुखातिब थियण जे विच में को वॾी रुकावट कोन थो बणजणु चाहियां तंहिंजे करे आऊं जल्दी प्रोफेसर साहब खे रिक्वेस्ट करियां थो त प्रोफेसर साहब अज़ीम साहब आएँ और आपसे इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू पे गुफ्तगू भी करें और हम कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर साहब बात करेंगे और उसके बाद जब सेशन क्लोज़ होगा तो हम सवाल जवाब भी करेंगे ताकि एक थारो अंडरस्टैंडिंग बन सके हमारी सब्जेक्ट पे और इस मौजू पे मैं प्रोफेसर अजीज़ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी चेयर संभालें प्रोफेसर अजीज़ साहब। अच्छा दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इनवाइट किया। इतने बड़ी देर से मैं इस फोरम का जिक्र सुन रहा था गौहर मेमन साहब से जो कि लाहौर में पढ़ाते थे नमल यूनिवर्सिटी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा आपके ग्रुप आपके काम को सुनने का मौका मिला, देखने का मौका मिला और उसकी अंडरस्टैंडिंग की। तो एक तो मैं आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि मैं आया लाहौर इधर हैदराबाद तो आप लोगों ने मुझे इस लेक्चर के लिए इनवाइट किया। दूसरा मैं जो आया हूँ इस हवाले से भी कि कल हमारे जो साथी हैं सुफियान लगारी साहब तो ये मौजूद हैं MSF के हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं सिंध के, कल ये स्कूल कर रहे हैं तो उसकी वजह से मुझे आना पड़ा। पूरे दिन का स्कूल भी है और कन्वेंशन भी है कल हैदराबाद प्रेस क्लब में, तो उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे हैदराबाद बुलाया और आप लोगों से भी मिलने का मौका दिया। और यहाँ पर कल पूरा दिन होगा और परसों यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट का लेक्चर है जी। तो वो जो ग्रैमची की, चूँकि ग्रैमची जो है बड़ा पॉपुलर है पाकिस्तान में आजकल आ रहा है, यूरोपियन तो एकेडमिया में वो बिल्कुल छाया हुआ है स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में भी 3-4 बल्कि 6 के करीब अब केसेस मेरी नज़र से भी गुजर गए हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटियों से हुए हैं जिनमें ग्रैमची के फ्रेमवर्क को यूज़ किया गया पाकिस्तान में वर्किंग क्लास की पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ग्रैमची का जो सारा पर्सपेक्टिव है बड़ा यूरोप का है और यूरोप की स्टेट और उसको इनकलाब का, तो मैं लेकिन इस पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स में क्या ग्रैमची की थ्योरी को हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पर एक लेक्चर है, तो उसमें भी अगर कुछ दोस्त आ सकें तो बहुत शुक्रिया। तो जो आज का लेक्चर है पहले तो मैं बता दूं कि ख़ास तौर पर अहम है उस पर्सपेक्टिव में कि किसानों ने अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है इंडिया में, यानी जिस मूवमेंट को पूरी माओइस्ट मूवमेंट नहीं रोक सकी यानी मोदी को, और जिसे कि मुसलमान कश्मीर में नहीं रोक सके, और जिसे कि वाज लॉज आए जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, वो स्पेशली फैमिली सिटीज़नशिप का लॉ भी आया और बहुत सारे वो भी उसको नहीं रोक सके। लेकिन इस किसानों की तहरीक ने एक बेमिसाल कामयाबी हासिल की, और जब मैं उस तहरीर को पढ़ता हूँ तो उसका एक लेक्चर NSF ने करवाया था फेमिनिस्ट सर्कल में, तो हमने यही पूछा कि जब किसान इतनी ऑर्गेनाइज मूवमेंट कर रहे थे तो जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर थी वो क्या कर रही थी, तो आपके लिए हैरानी की बात होगी कि ऑर्गेनाइज्ड लेबर हार्डली कुड हेल्प पेजेंट्री, लेकिन पेजेंट्री ने इतनी बड़ी मूवमेंट और इतनी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट कैसे कर ली। इसका मतलब पेजेंट्री का कोई रेवोल्यूशनरी रोल है, तब्दीली का रोल है, ठीक है। तो यही बुनियादी सवाल है जिसके गिर्द ट्रॉट्स्कीज़म का सवाल भी घूमता है। तो लेकिन मैं एक बात आपको दो टोक कहूँ कि मैं बिल्कुल थ्योरेटिकल बहस करूँगा, मैं सेक्टेरियन नहीं बात करूँगा, ठीक है। तो दोनों में माओइज़म में तब्दीली को, इनकलाब को करने का क्या तरीक़ाकार है या उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनकी हिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग क्या रही है, ट्रॉट्स्की का इनकलाब करने का
मेथड क्या था, वो क्या सोचता था, उसकी थ्योरी के पास्टुलेट्स क्या हैं, जो परमानेंट रेवोल्यूशन की है, इसी तरह न्यू डेमोक्रेसी की जो थ्योरी है माओ की, उसके मेन पास्टुलेट्स क्या हैं। बिल्कुल ये नहीं है कि माओइस्ट दुरुस्त हैं, बिल्कुल ये नहीं है कि ट्रॉट्स्काइट्स दुरुस्त हैं। तो हम इस एंगल से देखेंगे कि दोनों की थ्योरी क्या कहती है, दोनों की कामयाबी क्या है, दोनों की नाकामी क्या है। तो उस हवाले से फिर हमारा अपना पर्सपेक्टिव है, मुल्क का अपना पर्सपेक्टिव है, और बिलखसूस सिंध का तो अपना पर्सपेक्टिव है। सिंध का कौमी सवाल जो है वो अभी तक हल तलब है, ज़ाहिर है उसे हल होना है। वहाँ कौन सी थ्योरी किस एंगल से हमें हेल्प भी करेगी, या दोनों ही बेकार हैं हमारे लिए। तो हम क्रिटिकल थिंकर्स फोरम पर जब बैठे हैं, या क्रिटिकल स्टडीज़ फोरम पर बैठे हैं, तो हमने ये सोचना सीखना है। ये ज़रूरी नहीं है अब सीखें कि क्या सोचना है। तो मैं इसीलिए इसका नाम क्रिटिकल थिंकर्स हूँ। तो क्रिटिकल थिंकर्स के बारे में मैं कहा करता हूँ, वी आर नॉट क्रिटिकल इनफ इफ़ व्हाट एग्जिस्ट इज़ इक्वल टू व्हाट कैन एग्जिस्ट। तो अगर जो है, अगर वो ही हमने कबूल करना है, तो फिर हम क्रिटिकल थिंकर नहीं है। जो हो सकता है हमने वहाँ तक पहुँचना है। तो क्रिटिकल थिंकर जो है वो अपने इर्द गिर्द हर सोच को शेकअप कर देता है, तो वो ठोक के शेकअप करके देखता है। मार्क्स को मैं एक तबकाती स्कॉलर से ज़्यादा पहले क्रिटिकल थिंकर देखता हूँ। अगर वो क्रिटिकल थिंकर ना होता तो वो भी रिकार्डो और एडम स्मिथ और रिकार्डो को फॉलो कर रहा होता। वो क्रिटिकल थिंकर था, तो इसलिए उसने। इसके बाद भी जो मार्क्सिज्म है, इस पर इंशाल्लाह कल बात होगी, नेशनल क्वेश्चन एज पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक। तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि मार्क्सिज्म हमारे खित्ते का है, ठीक है, जो मुख्तलिफ प्लीजो साहब की तरह लोगों ने किया है, वो वेस्टर्न मार्क्सिज्म नहीं है। तो ना ही मार्क्सिज्म एंटी वेस्टर्न फिलॉसफी भी है, सिर्फ वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं है। तो कल हम पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक के एंगल से देखेंगे नेशनल क्वेश्चन को, उसमें क्या डिबेट हुई है पिछले 100 साल। तो वहाँ में साहब, तो ये सारी बात कहने से मुराद है कि हमारा मार्क्सिज्म जो है, पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड का, वो एक क्रिएटिव मार्क्सिज्म भी आप उसे कह सकते हैं, आप उसे फ्लेक्सिबल मार्क्सिज्म भी कह सकते हैं, उसे प्रैग्मेटिक भी कह सकते हैं। उसने डीप एग्रेरियन सोसाइटी के अंदर कैसे तब्दीली आ सकती है उसको अंडरस्टैंड किया। तो ये लंबी बात है, ये कल थोड़ी सी हम करेंगे। लेकिन आज हम पहली बात तो ये वैसे फ्रैंकली कि ट्रॉट्स्कीज़म या माओइज़म अगर हम ये कहें तो बड़ा फजूल सा सवाल बनता है, ठीक है। ये वही बन जाता है जैसे एक ज़माने में बहुत बड़ी बहस हुई थी कि स्टालिनिज़म, ट्रॉट्स्कीज़म और लेनिनिज़म, बड़ी बहस चली थी। तो ट्रॉट्स्की वाले उसे नहीं मानते थे, वो उसे नहीं मानते थे, तो वगैरह। ये वो बहस नहीं है। और स्पेशली आज हम जब पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म के दौर में भी बैठे हैं, जहाँ पे कि कोई डिस्कोर्स जो है वो परमानेंट नहीं है, स्लिपरी है, कंटीजेंट है, तो उसमें बड़ा अजीब लगता है कि हम इस किस्म के किसी इज़म को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश। वो बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन इसीलिए कि दोनों एक हिस्ट्री को एड्रेस करते हैं। माओ भी तब्दीली लाते हैं, तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, तब्दीली लाते भी हैं, वो तब्दीली कायम भी नहीं रही। तो लेकिन हम भी तब्दीली लाना चाहते हैं, तो हम इसलिए एक स्टूडेंट के तौर पर इनको देखेंगे। दोनों ग्रेट लोग हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है वो बड़ा है वो छोटा है, तो ये तो लिहाजा मैं इसको ओपन करता हूँ। तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं सेक्टेरियन बात नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा इसको बहुत स्टूडेंट की तरह और एक एकेडमिक डिबेट की तरह और एक अच्छे एक्टिविस्ट की डिबेट की तरह आपके सामने रखूँ। तो लेकिन सवाल ये है कि चलें इसको भी छोड़ देते हैं। अब जो करंट ट्रॉट्स्कीज़म कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, करंट माओइज़म कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, फिर हम उसको बहस को खोलते हैं। तो ट्रॉट्स्कीज़म इस वक्त वेस्ट में एकेडेमिया में है, वो अपने आप को एक्स ट्रॉट्स्कीस्ट कहते हैं, क्योंकि उस तरह से पार्टियां मौजूद नहीं रही, जिस तरह हमारे यहाँ भी नहीं रही, वहाँ भी नहीं रही। तो लिहाजा बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो हैं वो अब अपने आप को पोस्ट ट्रॉट्स्कीस्ट वगैरह कह देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेड यूनियन ब्यूरोक्रेसी बड़ी हद तक उनके हाथ में है। तो इसके अलावा यूथ की जो उनकी जो है प्रोफेशनल किस्म की यूथ, वो एंटरिज्म वगैरह वहाँ करती है। यूनिवर्सिटी में ग्रुप्स हैं, वैसे करते हैं, वैसों में बड़े ज़बरदस्त हैं, ठीक है। तो वहाँ भी ऐसे ही है, ट्रेड यूनियन में भी काम करते हैं। लेकिन मैंने ट्रूली स्पीकिंग अपने तजर्बे में भी बताऊँगा कि जो वहाँ पर अब सूरत हाल है, जो डोमिनेंट फ़िलासफ़ी इस वक्त वेस्ट में है वो अनार्किज़म। स्पेशली उसने सोशल मूवमेंट्स को बहुत सपोर्ट किया, गे लेस्बियन की मूवमेंट को, इन्वायरमेंट की मूवमेंट को, पीस की मूवमेंट को, ठीक है, जेंडर की मूवमेंट को। तो लिहाजा वहाँ मेन डोमिनेंट यूथ जो है वो अनार्किज़म की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। माओइज़म बिलखसूस पॉपुलर इसलिए हो रहा है कि वो सोशल मूवमेंटिज़म को और पुराने लेफ्ट को जोड़ लेता है बड़े अच्छे तरीके से, और एक रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन के तौर पर थर्ड वर्ल्ड से आज भी वहाँ जाता है, ठीक है ना, जैसे इंडिया है, नेपाल है और बहुत सारे।
तो ये मौजूद है, तो लेकिन ज़्यादा लोग उस तरफ है। ट्रॉट्स्कीज़म उस तरीके से बहुत मजबूत नहीं है। कम अज़ कम मैं पूरे यूरोप की बात नहीं कर सकता, मैं टोरंटो में काम किया है, इसके अलावा लोगों से मिलते हैं, तो करंटली द सिचुएशन इज़ लाइक दिस। जहाँ तक थर्ड वर्ल्ड का ताल्लुक है तो ट्रॉट्स्कीज़म कभी भी उस तरीके से पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान में मैं एक्सेप्ट करूँगा कि वो एक अच्छी मार्क्सी क़ुव्वत के तौर पर, एक नज़रिए के तौर पर मौजूद है। हम उसे अंडरमाइन नहीं कर सकते, लिहाजा एक डायलॉग गपशप उनके साथ और एंगेजमेंट प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की ज़रूरी है। अच्छा, अब करंट माओइज़म कहाँ है, तो इसकी बड़ी सादा सी बात है कि ये जब मैं माओइज़म कहता हूँ तो एक बात आप अपने जहन में कर लें, तो उससे मुराद मेरी 1970 की माओ ज़े तुंग थॉट नहीं है। उसके असल में ये हुआ है कि 1989 से 1993 में बुनियादी तौर पे चाइना में माओइज़म तो ख़त्म हो गया था। उन्होंने तो खुद कभी भी नहीं कहा मैं माओइज़म, लेनिन ने कभी नहीं कहा मैं लेनिन। उसके बाद उसकी थॉट को सम अप कर दी। तो मेरे नज़दीक माओइज़म से मुराद है कि जब रिम ने, रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनल मूवमेंट ने 93 में कह दिया कि मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज़म, उन्होंने कहा कि माओ ने रेवोल्यूशन को करने में, सस्टेन करने में और बिल्ड करने में जो स्ट्रगल की है, तो उसने मार्क्सी थ्योरी में एक यूनिवर्सल इजाफे किए। वरना पहले जब तक मेजर साहब थे या बाकी थे, मजदूर खान पार्टी या कलीजो साहब, या ये माओ ज़े तुंग थॉट कहा जाता था। लेकिन 93 के बाद इन्होंने, जिसके बाद आप, जब मेरा मकसद उन एडवांसेस से है, ठीक है, और साउथ एशिया में फिर उसने एक बहुत मोजा किया कि नेपाल में इनकलाब हुआ, माओइस्ट ने किया। इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी मेंबरशिप के हवाले से और रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है माओइस्ट पार्टी है, CPI माओइस्ट है। तो इस हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि साउथ एशिया की सबसे मजबूत तरीन इस वक्त इनकलाबी थ्योरी या इनकलाबी मूवमेंट जो है माओइज़म है, तो गलत नहीं होगा। तो मैं उस सेंस में माओइज़म को लेता हूँ। पाकिस्तान में मैं माओइज़म को लेता हूँ कि अपने क्रिएटिव सेंस में मेजर इसाक, गुलाम नबी कल्लू वगैरह ने अपने तरीके से, मजदूर किसान पार्टी ने उसे इस्तेमाल किया। बड़े क्रिएटिव लोग थे। मैं सबसे बड़ा नाम मेरे नज़दीक आता है जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं है उस तरीके से, इस फ़िलासफ़ी के हवाले से पंजाब में, वो कलीजो साहब का आता है। इंतहाई क्रिएटिव हैं और उन्होंने जिस तरह सिंधी सोसाइटी का तजकिया करके वहाँ पर ये इसको अप्लाई किया है, मैं समझता हूँ शायद पूरे पाकिस्तान की दूसरी कौमों को उससे सीखना चाहिए, जैसे उन्होंने सिंधी समाज का और सिंधी कौम का तजिया करके देखा। तो मेरा उसमें बहुत मुतालिया नहीं, तो लिहाजा मैं लेकिन आपको कहूँगा मेरे उसका नाम आता है। तो इस तरीके से मैं माओइज़म से मुराद मेरी हमारे यहाँ वो क्रिएटिव कोशिश है जो नेशनल क्वेश्चन को भी हल करती है, जो प्रेजेंट्री के क्वेश्चन को भी हल करती है, जो बहुत सारे तजादात को हल करते हुए मार्क्सिज्म को अप्लाई करती है। कोई प्योर मार्क्सिज्म नहीं है जिस तरह का वेस्ट में होता था, या जिस तरह का हमारे साथ हर रोज़ हमारे ट्रॉट्स्की भाई बहस करना शुरू कर देते थे। तो ऐसा कोई प्योर मार्क्सिज्म माओइज़म में नहीं है, क्रिएटिव एप्लीकेशन। तो ये मेरे नज़दीक है। दूसरे अल्फाज में इससे मैं, इसको मुराद मेरी माओइज़म है, तो मैं इसको बड़ा ओपन, नया तजर्बा, खुला डुला मार्क्सिज्म, क्रिएटिव मार्क्सिज्म के तौर पर लेता हूँ, लेकिन जदीद तजर्बा। अच्छा जी, पुराना क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि ये था कि लेनिनिज्म और ट्रॉट्स्कीज़म तो होते थे, जो स्टालिन के फालोअर होते थे वो जो होते थे वो तो बस कहते थे ट्रॉट्स्की जो है गद्दार है और एजेंट है वगैरह वगैरह, और रिविजनिज्म वगैरह है। तो ट्रॉट्स्की इंसिस्ट करते थे कि ट्रॉट्स्कीज़म के अंदर लेनिनिज्म मौजूद है और ट्रॉट्स्की और लेनिन ने इकट्ठा काम किया है, लिहाजा वो इसे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ट्रॉट्स्कीस्ट थॉट कहते थे। तो इसको रिविजनिज्म नहीं कहते थे, मैं भी नहीं कहता। ट्रॉट्स्कीज़म रिविजनिज्म नहीं है, लेफ्ट की फ़िलासफ़ी है, एक रेडिकल फ़िलासफ़ी है। सिर्फ मैं एक बात कहूँगा, अगर माओइज़म को मैं कह दूँ कि यार ठीक है फेलुअर है, तजर्बा है, फेलुअर है, लेकिन ट्रॉट्स्कीज़म को इतना ज़रूर मैं सम अप करूँगा कि ये बंद गली है, ठीक है, ये कभी इनकलाब नहीं करते, ये रास्ता दुरुस्त हो सकता है लेकिन आगे इसके बंद है। तो दैट्स हाउ आई पुट इट, बट इन अ वेरी हम्बल वे, ठीक है। दोनों को मैं गलत कहता हूँ, दोनों में गलती हो सकती है, मैं जज करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को वो बड़ा ओपन एंडेड आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो 3 चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा, उसकी थ्योरी परमानेंट रेवोल्यूशन की, दूसरा स्टालिनिज्म पर ट्रॉट्स्की का नुक्ता नज़र, थ्योरी परमानेंट रेवोल्यूशन को मैं डिस्कस करूँगा, वो क्या थी, माओ की थ्योरी क्या थी इनकलाब करने की और उसकी क्या थी। दूसरा मैं करूँगा कि स्टालिन, ज़ाहिर है आपने जब भी ट्रॉट्स्काइट से बात करेंगे पहले तो आपसे लड़ेंगे कि स्टालिन गलत था या सही था, आप पहले जब तक ये फैसला नहीं होगा वो आपके साथ बैठेंगे। तो लिहाजा हम आज देखेंगे कि स्टालिन पर माओ का नुक्ता नज़र क्या, ठीक है ना। तो और इसके अलावा फिर रेवोल्यूशन करना कैसे है, ट्रॉट्स्की कैसे कहता है और माओ कैसे कहता है।
तो उन दोनों को देख लेंगे, उसके बाद दोस्त जो हैं क्रिटिकल थिंकर हैं, आप हो सकता है दोनों को रिजेक्ट कर दें, हो सकता है आपको किसी में थोड़ी सी रेलेवेंस नज़र आए, सो वी कैन डिस्कस दोस्त। तो पहले आते हैं परमानेंट रेवोल्यूशन की तरफ। तो ट्रॉट्स्की ने 2 किताबें लिखी, द परमानेंट रेवोल्यूशन 1931 और रिजल्ट्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स 1906। पहले उसने ये लिखी, फिर बाकायदा इसको थ्योराइज किया परमानेंट तरीके से, अच्छे तरीके से 1931 में। तो क्वेश्चन उसने दुरुस्त पूछा। परमानेंट जो रेवोल्यूशन की थ्योरी है वो सवाल बिल्कुल दुरुस्त पूछती है कि किस तरीके से एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर रेवोल्यूशन को सस्टेन किया जा सकता। वो ये नहीं पूछ रहा किया कैसे जा सकता, वो तो हो चुका था, ठीक है। वो ये कहता है कि इसको सस्टेन कैसे किया जाता। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, ठीक है। तो सवाल जवाब इसका क्या है कि क्यों नहीं एक डेवलपिंग कंट्री में पाकिस्तान की तरह इंकलाब को सस्टेन किया जा सकता। सवाल बड़ा सादा है कि भाई इनमें चूँकि कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन तो हुआ नहीं है अभी, जैसे सिंध में तो अभी फ्यूडलिज्म भी कायम है, ठीक है, तो हुआ नहीं है, तो इंडस्ट्री है नहीं, वर्कर्स कम हैं, किसान ज़्यादा हैं, तो सोशलिज्म तो जाहिर है आपको पता है कि प्रोडक्टिव फोर्सेस होनी चाहिए, कि मज़दूर होने चाहिए और इंडस्ट्री होनी चाहिए। ये प्रोडक्टिव फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जो मज़दूर और इंडस्ट्री मिल के प्रोडक्शन करते हैं, तो ये दोनों मौजूद नहीं हैं। तो लिहाजा ये कैसे हो सकता है, ये लोग कैसे इंकलाब, ये तो सोशलिज्म नहीं है। अच्छा, इसके बरक्स लेनिन क्या करने की कोशिश कर रहा था, इंकलाब तो कर चुका था, जैसे भी हो चुका था, उस पर भी बहस करते हैं, लेकिन अब वो लेनिन वो रेवोल्यूशन सोशलिज्म बिल्ड करने को, अब प्रोडक्टिव फोर्सेस नहीं है, अब लेनिन को क्या करना है कि वो प्रोडक्टिव फोर्सेस भी बिल्ड करनी है, इंडस्ट्री भी लगानी है, मजदूर भी पैदा करना है, वो कंडीशंस पैदा करनी है जिससे मैं सोशलिज्म को बिल्ड कर सकूँ। अब लेनिन ये कोशिश कर रहा है, ठीक है जनाब। अब इसका 2 तरीके हो सकते हैं जवाब, 2 रिस्पॉन्सेज आते हैं कि अब क्या करें, हमने इनकलाब कर लिया है, अभी प्रोडक्टिव फोर्सेज उस तरह नहीं है, अब क्या करें। 2 जवाब आ सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ या हमारे यहाँ इनकलाब करना है या नहीं करना है। तो पहला जवाब तो बड़ा सादा है कि इन मुल्कों में नहीं हो सकता, लिहाजा इनमें जो पहले कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन करते हैं बुर्जुआजी के साथ मिलके, वो इंडस्ट्री लगाएगी, मज़दूर पैदा होंगे और उसके बाद हम मज़दूरों को अपने साथ मिला के इनकलाब करेंगे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है पिछले 77 साल से इनकलाब कर रही है कांग्रेस के साथ मिलके। तो एक तो तरीका ये हो सकता है, क्योंकि किसानी है नहीं है तो अभी हम नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं रिविजनिज्म कह लें वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ट्रॉट्स्की ने बताया, उसने कहा कि रेवोल्यूशन जो है, अब ये जो रेवोल्यूशन है लेनिन करके बैठा है, ये पेजेंट्री के साथ उसने की है। अब पेजेंट्री जो है वो कहता है कि वो तो उल्टा वर्कर्स के साथ लड़ेगी, और हकीकत भी है कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लेनिन को जिस पार्टी ने गोली मारी थी और जिसके बाद वो रिकवर नहीं कर सका, वो उनकी रूट्स भी सोशलिस्ट थे और उनकी रूट्स पेजेंट्री में थी, ठीक है। तो ये बात तो ट्रॉट्स्की की, तो वो कहता है कि तुम सोशलिज्म अब पेजेंट्री के साथ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, जो मुश्किल है, लेकिन वो इसलिए कहता है कि हमें ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर सोशलिज्म बिल्ड करने के लिए यूरोप की वर्किंग क्लास, ठीक है। यूरोपियन वर्किंग क्लास जब तक हमें सपोर्ट नहीं करती उस वक्त तक हम नहीं कर सकते। तो ये है उसका। अब यहाँ पर सवाल आ गया सीधा कि वर्किंग क्लास है नहीं, ठीक है, और पेजेंट्री मौजूद है। तो अब आप देखें कि 2 मिसअंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग को प्रॉब्लमेटिक कहें। ट्रॉट्स्की बहुत बड़ा स्कॉलर था, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हम कह सकते, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम कह सकते हैं थोड़ा बहुत, वो और चीज़ है। तो एक तो पेजेंट्री की अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, और दूसरा जो है जो यूरोपियन वर्किंग क्लास का उसकी अंडरस्टैंडिंग, दोनों प्रॉब्लम करती नज़र आती हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर पेजेंट्री का, पहले हम इसे देख लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो ट्रॉट्स्की बेस कर रहा है, जो जितना भी मार्क्स लिखता है पेजेंट्री के बारे में, वो 18th ब्रूमेयर में लिखता है, ठीक है ना, लुई बोनापार्ट की जो थी, उसमें होता ही है कि किसान ना बादशाह के साथ मिले हुए होते हैं, तो पेजेंट्री उसके साथ होती है, तो उसका रेग्रेसिव रोल है। तो लेनिन मार्क्स जब भी लिखता है तो इस हवाले से लिखता है पेजेंट्री के बारे में, ठीक है। तो अब तो लेकिन वो जो है वो कहता है कि पेजेंट्री को वर्कर्स के डिसिप्लिन में होना चाहिए, ठीक है ना, तो लिहाजा वो उसको रेग्रेसिव थोड़ा सा समझता है। तो ट्रॉट्स्काइट जो है, ट्रॉट्स्की इसीलिए ये बहस 1906 से भी चलती है और ये 1931 तक स्टालिन के वक्त तक बिल्कुल क्लियर आती है
तो बुनियादी तौर पर ट्रॉट्स्की हमेशा इल्ज़ाम लगाता रहा अपना लेनिन पर कि ये पेजेंट्री के रोल को मुबालगे के तौर पर पेश करता है, एग्जिजरेट करता है। और जो लेनिन उसे कहता है, ट्रॉट्स्की लेनिन पर इल्ज़ाम लगाता है और लेनिन ये कहता है कि तुम, ट्रॉट्स्की को कहता है कि तुम अंडरमाइन करते हो पेजेंट्री के रोल। तो ये इसका मतलब है, अब प्रॉब्लम क्या है पेजेंट्री की? अब पेजेंट्री जो यूरोप की पेजेंट्री है फॉर एग्जांपल, जिसमें मार्क्स लिख रहा है, जिससे उसने रिजल्ट निकाला है, अब आज आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि बड़ी एसेंशलाइज्ड और बड़ी पॉजिटिविस्ट सी पोजीशन है कि दुनिया का हर किसान एक तरह का होता है, ठीक है। एक तो इसमें ये प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है। दूसरा, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की बड़ी नैरो अंडरस्टैंडिंग है ट्रॉट्स्की में कि ज़रूरी है हमारे यहाँ भी पेजेंट्री उसी स्टेजेस से गुजरेगी। हो सकता है हमारी पेजेंट्री, अभी मैंने आपको पंजाब के, ईस्ट पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनका वाक़या आपको सुनाया है, वो हिस्टोरिकली शायद वर्किंग क्लास से बड़ा काम कर गए हैं। तो एक तो ये हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की नैरो अंडरस्टैंडिंग है। दूसरे अल्फाज में बड़ा प्योर मार्क्सिज्म है, ठीक है, इसमें क्रिएटिविटी नहीं है कि पेजेंट्री है उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चाइना का एक्सपीरियंस बिल्कुल इसके सामने है। चाइना में भी ये सवाल आया 1925 में। अब आप ज़रा आगे जाके देखें, 1925 में ये आया कि जब जापान के ख़िलाफ़ एंटी इंपीरियलिस्ट फ्रंट बना, तो पार्टी में दो लाइनें थी कि जब कोमनतांग के साथ थे, ये चेंग काई शेक के साथ थे, तो ट्रॉट्स जो थे, ट्रॉट्स्कीट्स थे, उनकी लाइन को चीन में टो कर रहा था। ट्रॉट्स्की जो है वर्ल्ड का लीडर था, तो चाइना तो उस वक्त अभी रेवोल्यूशन कर रहा था और मास्को से लाइन लेता था। तो उस वक्त वो ट्रॉट्स्काइट्स की लाइन को जो थी चेन डक्सिन की लाइन, चेन डेस्क्यू की लाइन होती थी, वो कहता था नो पेजेंट्री, पेजेंट्री कुछ नहीं कर सकती, हमें कॉमनतांग के साथ जाना है, ठीक है, बिल्कुल वो सीधे तरीके से कहता था, और एंटरिज्म करना है। बड़ा सादा है, सीधी बात है कि पेजेंट्री इतनी बड़ा मुल्क है, पेजेंट्री बिखरी हुई है, उसने तो कुछ नहीं करना। अब जापान से लड़ाई हो रही है, कॉमनतांग के साथ इनका अलायंस बन गया है, तो हम ऐसे करते हैं, एंटरिज्म करते हैं कॉमनतांग के अंदर, पार्टी के अंदर, ठीक है, चेंग काई शेक के साथ। अच्छा, एक दूसरी लाइन भी थी जो ली लिसान कहता था, वो स्टालिन का रिप्रेजेंटेटिव था चाइना के अंदर। पार्टी में दोनों रुझान अब उसी तरह इंटरनेशनल नीचे आ रहे हैं। तो वो कहता है कि हम पहले कॉमनतांग के साथ मिलकर बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। मतलब वो जिस तरह अब ये करते हैं कि पीपल्स पार्टी में ही रहो, पेजेंट्री वगैरह के साथ मिलके, वो पेजेंट वर्कर अलायंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी तरफ ये है, वो कहे कि नहीं, पहले बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन कर लेते हैं आराम से, फिर देखेंगे। तो माओ जो है वो रिजेक्ट करता है। माओ की लाइन थी कि गो टू पेजेंट्री, इतने बड़े मुल्क में पेजेंट्री को ऑर्गेनाइज किए बगैर तुम काम नहीं कर सकते। तो खैर, ये हो गया एक फ़र्क पेजेंट्री के रोल में, ट्रॉट्स्की की अंडरस्टैंडिंग में, माओ की अंडरस्टैंडिंग में, ठीक हो गया। अब चलते हैं कि जो रेवोल्यूशन है, इंटरनेशनलिस्ट आस्पेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, तो वो चूँकि पेजेंट्री के साथ नहीं जाना चाहता। लेनिन के मुल्क में या रूस में अभी वर्किंग क्लास कम है, तो वो यूरोपियन वर्किंग क्लास की तरफ देखता है, सॉलिडारिटी होगी तो फिर हम ये करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जब तक यूरोप में इनकलाब नहीं आएगा, उतनी देर तक इन मुल्कों में तो इनकलाब रह नहीं सकता। लिहाजा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है आर्टिफिशियल सोशलिस्ट इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, कि छोटी मोटी तंजीमें बना सकते हो, छोटे मोटे तजर्बे कर सकते हो, लेकिन सस्टेन चुके नहीं कर सकते, उस पर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उतनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक यूरोप में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे अल्फाज में अब आप गौर करें, यहाँ पर लफ्ज़ बाकायदा मैंने कोट किया है, आर्टिफिशियल सोशलिस्ट इंस्टीट्यूशन सिर्फ हमारे यहाँ कायम हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इस पर भी आऊँगा। इसका मतलब है कि वो जेन्युइन रेवोल्यूशन है जो यूरोप में आएगा, और हमारे यहाँ अभी तक सिर्फ आर्टिफिशियली आ सकता है, क्योंकि वहाँ वर्कर्स हैं। जब भी वहाँ आएगा वो एक जेन्युइन आएगा, वो आज तक नहीं आया, ठीक है। और हमारे यहाँ जो रेवोल्यूशन होगा वो आर्टिफिशियल होगा, बनाया जा सकता है, किया जा सकता है, वो कहता है सस्टेन नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम अभी एक तो ये है कि जेन्युइन का और उसका, ठीक है। लेकिन अब फ्रेंकली स्पीकिंग, यहाँ अगर हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के साथ क्रिटिक पे आ जाएँ तो कुछ नहीं बचता ट्रॉट्स्कीइज्म में, लेकिन हम नहीं करेंगे, ठीक है। वो और एरिया है, ये और एरिया है, ठीक है। तो लिहाजा किसी हद तक ट्रॉट्स्की इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर कि सिर्फ यूरोप का इनकलाब हमें असरअंदाज हो सकता है, हमारा इनकलाब यूरोप पर असरअंदाज नहीं हो सकता। ये पिछले 100 साल की हिस्ट्री, जो कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे जब नेशनल क्वेश्चन एज पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक में, कि भाई पिछले 100 साल की हिस्ट्री ये है कि ईस्ट के इनकलाबों ने
यूरोप को मुतासर किया है। लेनिन ने खुद बाल्शविक रेवोल्यूशन को ईस्टर्न रेवोल्यूशन कहा है, वेस्टर्न रेवोल्यूशन नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद माओ का रेवोल्यूशन है, वियतनाम है, पता नहीं क्या है, लैटिन अमेरिका में इनकलाबात हुए हैं, उन्होंने यूरोप को मुतासर किया, ची गवेरे ने यूरोप को मुतासर किया, ठीक है। तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बिल्कुल, मैं तो पिछले 100 साल को एक्चुअली मार्क्सिज्म को फिर कल बात करेंगे कि वो किस तरह एंटी वेस्टर्न फिलॉसफी है, वो वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं है, वो मार्क्सिज्म हमारी फिलॉसफी है, उनकी फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि हमने इतने इजाफे किए हैं 100 साल में, उसमें इतना क्रिएटिवली उसने अप्लाई किया है। तो पूरी फ्रैंकफर्ट स्कूल और ये सारा माओ का रेवोल्यूशन, आपका फूको, सार्तर, एल्थुजर, बड़े बड़े फलसफी देख लें, तमाम जो थे माओ के रेवोल्यूशन से मुतासर थे, कल्चरल रेवोल्यूशन का। खैर लंबी बात हो जाएगी। तो एक तो ये मैं समझता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अब एक बहुत टेक्निकल चीज़, पहले ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ रही है ट्रॉट्स्की के अंदर और ट्रॉट्स्काइट्स में आज तक, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो अज्यूम करते हैं कि दुनिया में एक ही ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, और बाकी सारी छोटी छोटी इकोनॉमीज, ट्राइबल इकोनॉमी, फ्यूडल इकोनॉमी, मर्चेंट इकोनॉमी बस उसके अंडर है। तो अगर एक ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसका मतलब है कि एक ही वर्किंग क्लास की पार्टी हो सकती है और एक ही रेवोल्यूशन हो सकता है। देखो भी, अगर एक ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन है तो एक ही रेवोल्यूशन होगा उसके अंदर, ठीक है। तो लेकिन अगर कंबाइंड एंड अनइवन अनइक्वल एंड कंबाइंड डेवलपमेंट है कि किस तरीके से कैपिटलिज्म जो है अनइवन करता है और एज आ रिजल्ट किसी जगह पर मिक्स्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन उसको हम कहते हैं, या इसके लिए थ्योरी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आर्टिकुलेशन ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन। यानी पाकिस्तान में अगर हम मोड ऑफ प्रोडक्शन को लेंगे, क्या एक ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा? हम इसे सेमी फ्यूडल कहें, सेमी कलोनियल कहें, जो भी कहें, आपका एक मिक्स्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसको आर्टिकुलेट करना पड़ता है, इसको सोचना पड़ता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। जब तक आपको अपने प्रोडक्टिव रिलेशन और मोड ऑफ प्रोडक्शन का नहीं पता होगा, आप अपने इनकलाब का तयन नहीं कर सकते। किस सतह पर हैं आपकी प्रोडक्टिव फोर्सेज और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, दोनों मिलकर मोड ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। तो ट्रॉट्स्काइट्स में एक मसला ये है कि वन मोड, तो एक ही वर्किंग क्लास है, एक ग्लोबल वर्किंग क्लास पार्टी होगी, एक वन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन दुनिया में एक ही हो सकता है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से आती है कि हम सब एक ही ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन में रहते हैं, ठीक है जनाब। इसी वजह से आपने गौर किया होगा कि इनमें इंटरनेशनल बनाने का बड़ा शौक है कि इवन 2-3 बंदे भी हों तो वो दुनिया में, तो वो अपने आप को कहेंगे इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल, वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हैं जी, सारे गाते हैं, ठीक है। नहीं, अब मैं भी बताऊंगा कि इंटरनेशनल सॉलिडारिटी ज़रूरी है, लेकिन ये कि इनका है कि शायद एक ही होगा, और वो बुरा नहीं है, उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन मैं आ रहा हूँ कि कहाँ से आते हैं, ज़ाहिर है उसकी कुछ थ्रेटिकल एजम्पशंस हैं, उस थ्रेटिकल एजम्पशन सही हैं, गलत हैं। उसके बरक्स माओ जो है वो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करता है, वो सिस्टम है, उस सिस्टम में डिफरेंट किस्म के इकोनॉमीज़ हो सकती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम हो सकते हैं, डिफरेंट, जैसे मैं कहता हूँ मिक्स मोड ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये चलता है। तो ये, लेकिन अब इंटरनेशनलिज्म माओ का क्या है, या माओइज्म में कैसे है? तो मेरा ख्याल है कि अभी मैंने रिसेंटली बताया था कि 1993 में रिम ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इंडिया में तमाम पार्टियों को यूनाइट रिम ने किया, रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनल मूवमेंट थी जिसमें सारी दुनिया की माओइस्ट पार्टियां इकट्ठी होकर उन्होंने इंटरनेशनल बनाई। वो ख़त्म हुई, दोबारा इस वक्त दुनिया में कोई इंटरनेशनल उस तरह नहीं है। तो हर मुल्क की अपनी वर्किंग क्लास होती है, उसके अपना कल्चर होता है, अपनी ट्रेडिशन होती है, क्लास कंपोजिशन होती है, वो मिलकर दूसरी क्लासेस के साथ किस तरह क्रिएटिवली अलाइंसेस बनाते हैं। तो इस तरीके से उसको हम क्रिएटिव एप्लीकेशन होती है रेवोल्यूशनरी। तो ये मैं कहूँगा डिफरेंट है माओइज्म में उससे। तो लिहाजा बड़ी हद तक ट्रॉट्स्काइट्स जब इस एक इंटरनेशनल मॉडल को तमाम सोसाइटियों पर अप्लाई करते हैं, तो एक जो चीज़ हिस्ट्री में मुझे नज़र आती है वो ये है कि बड़ी जल्दी एक्लिप्स हो जाते हैं, एक्लिप्स होता है, गहना जाते हैं। जब जेन्युइन मूवमेंट उठती है ये गायब हो जाती है। जब तक नहीं कुछ हो रहा तो चलता रहेगा क्योंकि बात हो रही है अभी, लेकिन जैसे ही मूवमेंट आती है गायब होता है। आपकी इस मिसाल इसकी वियतनाम दी जा सकती है। वियतनाम में बहुत मजबूत पार्टी थी, लेकिन जब एक्चुअल नेशनल लिबरेशन की स्ट्रगल आई तो दे वर एक्लिप्स्ड, बिल्कुल नाम तक नहीं आता कि उनका कोई रोल है, क्योंकि इनकलाब करना और इनकलाब को सस्टेन करना उनका ख्याल हो ही नहीं सकता।
تو کو بہت اہم رول وہ پلے نہیں کر پاتے. اسی وجہ سے اس کے علاوہ اور بھی فیلورز ہم دکھا سکتے ہیں, لیکن بگننگ میں ہی مسئلہ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ شروع سے ہی آپ کا خیال ہے یہ رہے گا ہی نہیں. میں ایسے مثال لے لیں, اگر آپ کا یقین ہی نہیں ہے کسی چیز میں رہنا ہے, آپ نے بنانی نہیں ہے, بڑا سادہ سی چیز ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بگننگ میں ہی مسئلہ آ جاتا ہے. تو اب آ جاتا ہے کہ اب انقلاب کرنے کا جو ماؤزم میں طریقہ ہے, اور ٹروٹسکیزم میں جو ہے اکتوبر جسے انسرکشن ہم کہتے ہیں, وہ ان کا میتھڈ ہے. جنرل اسٹرائک ہوگی, اچانک جائیں گے اور قبضہ کر لیں گے, ٹھیک ہے. وہ جیسا کہ روس میں ہوا, اس کو وہ کہتے ہیں اکتوبر پاتھ یا جو بھی اس کو کہتے ہیں, میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں. لیکن ماؤ کا جو نیو ڈیموکریسی کا ماڈل ہے انقلاب کرنے کا, پہلے اسے ایکسپلین کرتے ہیں. تو اس میں بیک گراؤنڈ بڑا سمپل ہے کہ ایک سیمی فیوڈل سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے, سیمی کلونیل قسم کی کنٹری بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہو سکتا ہے تو لیکن ایک بات بتاؤں, ماؤ کے وقت بھی ٹروٹسکی کا جواب کہ ان ملکوں میں نہیں ہو سکتا پیزنٹری کے ساتھ مل کر, اس میں اینٹرزم کرنا ہوگا, برجوا ڈیموکریٹک جو نہیں ریولوشن تو نہیں وہ کہتا تھا, لیکن صرف آرٹیفیشل انسٹیٹیوٹ, تو وہ بھی پاپولر تھا. لیکن ماؤ نے جو ایک کام کیا نا کہ ان ملکوں میں کرنا کیا ہے, تو اب سے سوال ہے, دیکھیں ماؤ کا جو ٹروٹسکی کا جواب ہے وہ تو اویلیبل ہے کہ دیکھو روس میں نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو سکے گا, پاپولر ہے. لیکن کیسے ایک ملک میں جس میں ابھی ورکنگ کلاس نہیں ہے انقلاب کیا بھی جا سکتا ہے, اور سسٹین بھی بلڈ بھی کیا جا سکتا, سسٹین بھی کیا جا سکتا ہے اور بلڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس کے لیے کہاں سے آنسر آئے گا؟ تو ماؤ جو ہے کیئرفلی اسٹالن کو اسٹڈی کرتا ہے, بلکہ جو اسٹالن کی کتاب ہے سوشلسٹ کنسٹرکشن پر, وہ اس کو پولیٹیکل اکانومی کی اہم پیش رفت کہتا ہے کہ دیکھیں بھی آج تک دنیا میں کسی نے سوشلسٹ انقلاب کو بلڈ نہیں کیا, غلط کیا, صحیح کیا, لیکن ایک تجربہ ہو رہا ہے. اچھا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا؟ اسی لیے ماؤ کی کرٹیک جو ہے اسٹالن کی وہ دیکھنے والی ہے, وہ سمجھنے والی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہے کہ یہ بیوروکریسی ہے, مورلسٹک ججمنٹس نہیں ہیں جیسے ٹروٹسکی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بڑا کیئرفلی کرتا ہے. تو ماؤ کیئرفلی اس کو اسٹڈی کرتا ہے اور نیو ڈیموکریسی کا ماڈل دیتا ہے. اب اس میں بڑا آسان ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا, شاید اسی میں ہمارا مطلب کہ شاید کوئی گفتگو ہو سکے. کہ بڑا سادہ ہے کہ جو چونکہ انڈسٹری نہیں ہے, کیپٹلسٹ کلاس نہیں ہے, بہت تھوڑی ہے, تو لہٰذا اور یا ہے بھی کیپٹلسٹ کلاس تو وہ کمپراڈور ہے, گماشتہ ہے, ٹھیک ہے. وہ تو کھڑی ہو ہی نہیں سکتی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے آگے, IMF کے آگے, ورلڈ بینک کے آگے. تو ایسے ملک میں وہ کہتا ہے ماؤ, بڑی خوبصورت بات ہے, ذرا سمجھیے گا, کہ نیشنل لبریشن کی جو قومی آزادی کی لڑائی جو ہے وہ مزدوروں اور کسانوں کے کاندھوں پر آ جاتی ہے, اور مزدوروں اور کسانوں کو اپنی قومی آزادی کی لڑائی لڑتے ہوئے اپنی جمہوری آزادی کی لڑائی اپنے پولیٹیکل ایلیٹ کے خلاف لڑنی پڑتی ہے. ذرا غور سے سمجھیے گا. ابھی آتے ہوئے میرا دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس تنظیمیں اکٹھی ہو رہی ہیں, تو اس نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو ہمارے سندھی دوست, ہمارے پیارے دوست, اس نے کہا کہ یہ پنجابیوں کو بھی بتاؤ کہ یہ تو انقلابی پارٹی ہے پنجاب میں, پیپلز پارٹی. تو کہنے سے مراد ہے آپ کو اپنی قومی آزادی کی لڑائی لڑنے کے لیے, اپنی جمہوری آزادی کی لڑائی اپنے ہی برجوازی کے خلاف, اپنے ہی فیوڈلز کے خلاف لڑنی پڑے گی. تو یہ ہے ایکچولی نیو ڈیموکریسی کا ماڈل. اچھا, اب اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ نیشنل لبریشن جو ہے ورکرز اس کے آ جاتی ہے, تو بنیاد بناتے ہیں ورکرز اور پیسنٹس کو ملنا پڑے گا, مڈل کلاس کو ساتھ ملانا پڑے گا اسٹوڈنٹس کو, اور تیسرے مرحلے میں, آخری مرحلے میں آپ کو اپنی جو تھوڑے سے حب وطن اچھے لوگ ہیں نیشنل برجوازی کے, یا ان کو ساتھ ملانا پڑے گا, لیکن ٹو اے سرٹن ڈگری, ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, ایک حد تک ان کو بٹھا لو گے تو آپ مارے جاؤ. اب آپ کو اگر میں مثال دینے بیٹھ گیا, جو ریسنٹ تو لمبا ہو جائے گا لیکچر, وہاں کسی کسانوں نے جو بھی جنگ جیتی ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ اگر لیجسلیٹو اسمبلی سے کوئی آ جاتا تو وہ ساری جنگ ہار جاتے, کیونکہ آدھے کسان وہ جی بزنجو صاحب نے کہہ دیا ہے, یا وہ ہمارے کون ہیں آج کل ہمارے پنجاب کے بزدار صاحب نے کہہ دیا ہے جی سب ٹھیک ہو جائے گا, ریٹ نیچے آ جائے گا ٹیوب ویل پر جو لگ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے بہت برے طریقے سے انہوں نے سبسڈی ختم کر رہے ہیں ہمارے یہاں کسانوں پر, لیکن وہ آتے ہیں اور آ کے مظاہرہ کرنے کے بعد بزدار سے مل کے چلے جاتے ہیں.
ठीक है ना, तो दैट्स हाउ इट इज़। तो आपको वो, तो माओ ने ये कहा, तो लिहाजा वो कहता है कि पहले सतह पर, इसीलिए जो न्यू डेमोक्रेसी है, माओ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात नहीं करता। अब ज़रा गौर से समझिएगा कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का मतलब है कि मज़दूरों की आमरीत किसानों पर भी, मिडिल क्लास पर भी, सब पर, ठीक है। वो कहता है ये नहीं हो सकता। न्यू डेमोक्रेसी का मतलब है कि 4 पार्ट तबकों का, दोस्त तबकों का अलायंस। वो कौन है? वर्कर्स, पेजेंट्स, मिडिल क्लास और लॉयल किस्म की नेशनल बुर्जुआजी। तो 4 दोस्त तबकों का इत्तेहाद, इनकी डिक्टेटरशिप होगी 4 दुश्मन तबकात के ऊपर। लिहाजा वहाँ डिक्टेटरशिप उस तरीके से नहीं थी। तो ये था। तो अब पहले ये आप करेंगे, फिर आप सोशलिस्ट प्लानिंग करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो तीसरी सतह पर जाके आप जो है सोशलिस्ट प्लानिंग कर सकते हैं। तो परमानेंट रेवोल्यूशन में ऑन दी अदर हैंड बड़ा आसान है, जो ट्रॉट्स्की का है। वो कह रहा है कि वर्कर्स विल डू द रेवोल्यूशन, लेट देम ग्रो, वेट फॉर एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्किंग क्लास ऑफ द एडवांस कंट्री। वो ये कह रहा है वर्कर ही करेंगे, जब तक ये नहीं पैदा होते बैठ जाओ, ठीक है। जब तक इंटरनेशनल में नहीं होता या डेवलप कंट्री में उस वक्त तक नहीं होगा, ठीक है। तो बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन क्या कहता है कि कैपिटलिस्टों का, कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन पहले करते हैं, जो CPI ने किया इंडिया में। सोचती है कर किया तो क्या है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन न्यू डेमोक्रेसी में वो नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ अगले कि हाँ, इसी तरह जब माओ इनकलाब कर लेता तो पहली स्टेज आपने देखा होगा कि न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन की होती है कि वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड करता है, थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आगे बढ़ता है। फिर अगली स्टेज में वो सोशलिज्म को बिल्ड करने की कोशिश करता है, जो 1958 में, ठीक है। कन्फ्यूजन, तो खैर ये मैं इसको थोड़ा सा लंबा करने के बजाय इसको मुख्तसर भी करता हूँ कि कल्चरल रेवोल्यूशन में, अब ज़रा ये ज़रा समझिएगा आप, बहुत अहम है हमारे स्पेशली हमारे इस तरह के कॉम्प्लेक्स उसमें कि प्रोडक्टिव फोर्सेस। अब ये यहाँ पर बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक मैं आपको दिखाता हूँ थ्योरी में और भी, कि प्रोडक्टिव फोर्सेस की थ्योरी क्या है। प्रोडक्टिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? इंडस्ट्री और मजदूर। तो ज़्यादा लिहाजा जो स्टालिन कर रहा था, स्टालिन ये कर रहा था कि वो सिर्फ कह रहा था इंडस्ट्रियलाइज करते जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है, और जितनी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी मजदूर पैदा होंगे और सोशलिज्म की तरफ हम बढ़ जाएंगे। लेकिन जो प्रोडक्टिव फोर्सेस की थ्योरी में ये है कि इनको कर देंगे तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री खुद ब खुद वर्कर्स की कॉन्शियसनेस को भी बदल देगी। लेकिन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन अगर उस हिसाब से नहीं बदलते, तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ होते हैं? असल क्लास स्ट्रगल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में हो रही होती है कि इंडस्ट्री ने ठीक है लग गई है, अब उसके फ्रूट्स कैसे तकसीम होंगे, कौन से तबके को क्या मिलेगा। तो इसका मतलब असल क्लास स्ट्रगल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में होती है। तो माओ ने जो लाइन दी, उसने कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ जस्ट स्टालिन की तरह आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, मजदूर पैदा हों, ज़बरदस्ती आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करके उन पर, जो स्टालिन ने किया भी, कि मैसेज में नहीं गया। उसने समझा कि सेंट्रल कमेटी को मैं साफ़ कर लूँगा, अपने काबू में कर लूँगा तो पूरी सोसाइटी साफ़ हो जाएगी। तो इस वजह से स्टालिन से यहाँ पर गलतियाँ हुई। असल चीज़ जो स्टालिन ने इग्नोर की कि 3 स्टेजेस हैं, मेकिंग रेवोल्यूशन, सस्टेनिंग रेवोल्यूशन एंड बिल्डिंग रेवोल्यूशन। इन तीनों स्टेजेस में क्लास स्ट्रगल जारी रहती है। स्टालिन ने कह दिया क्लास स्ट्रगल ख़त्म हो गई, सेंट्रल कमेटी साफ़ हो गई है, अब तो कोई क्लास स्ट्रगल नहीं है, तो उसके ख्याल में रेवोल्यूशन आ चुका है। तो बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है, सही जा रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन 30% ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होती है, और माओ इनको पॉइंट आउट करता है। वो कहता है कि नहीं, तो इसीलिए माओ कल्चरल रेवोल्यूशन में क्या करता है, वापस लोगों के पास जाता है। वो कहते हैं इनकी कॉन्शियसनेस को तब्दील करनी है। उसने बताया कि ठीक है, अब थोड़ी सी इंडस्ट्री भी लग गई है, अब हम अगली स्टेज पे आ गए, लेकिन इस स्टेज के ऊपर भी क्लास स्ट्रगल की ज़रूरत है। तो क्लास स्ट्रगल कल्चर के अंदर होती है, पॉलिटिकल और कल्चरल स्फीयर में होती है, वो इकोनॉमिक उसमें नहीं होती। इकोनॉमिक्स में तो आप कर ही रहे होते हैं क्लास स्ट्रगल, लेकिन जो मेन क्लास स्ट्रगल डिफाइन होती है वो कल्चरल और पॉलिटिकल स्फीयर में होती है। आप पहले जाके फैक्ट्री पर नहीं कब्जा करेंगे, उससे पहले आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली उनको विन करने की कोशिश करेंगे। यही ग्रैमची की थ्योरी है, जो ग्रैमची कहते हैं। माओ एक्चुअली इसे अप्लाई करता है, जहाँ से कल्चरल रेवोल्यूशन। तो माओ और ग्रैमची दोनों ही कल्चरल स्टडीज़ को
बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। तो मेन लाइन ये हो जाती है। अच्छा, नेपाल की एग्जांपल भी अब आप ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझाएगी कि कैसे माओ की थ्योरी वहाँ पर अप्लाई हुई है। रीसेंट इनकलाब है 1995 में, 1993 में जब हम कह रहे थे अब कुछ नहीं हो सकता, अब इनकलाब नहीं हो सकता, और मजदूर किसान पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मर्ज कर रही थी, हम इकट्ठे हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा चलता है, इकट्ठे हो जाओ पाकिस्तान में ना, काम से ज़्यादा इकट्ठे हो जाओ काफ़ी ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो उन्होंने 1995 में इनकलाब शुरू किया माओइस्टों ने, और 2005 में उन्होंने इनकलाब किया। तो अब आप ज़रा देखें कि पहली स्टेट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नेपाल में पेजेंट्री में पहले काम किया, कम्यून बनाए पेजेंट्री में, गांव में जहां पर नहीं थे उन्होंने उसको किया। उसके बाद उन्होंने अगली स्टेट में सीपी नेपाल माओइस्ट को अपने साथ मिलाया, दूसरी पार्टियों को मिलाया। जो इस तरह दूसरे अल्फाज में वो तैयार हो गए, उन्होंने देखे पेजेंट्री को भी मिला लिया, वर्कर्स को भी मिला लिया, उन्होंने मिडिल क्लास को भी मिला लिया, और उन्होंने छोटी मोटी बुर्जुआ। लिहाजा उस वक्त जो कांग्रेस भी उनके साथ मिल गई, जो इंडस्ट्रियलिस्टों की जमात थी। तो अब आप देखें कि ये क्या है, ये न्यू डेमोक्रेटिक अलायंस बन गया, इसने मिनॉरिटी को हरा दिया। अब ये सेकंड स्टेज पर इन्होंने क्या करना था, वर्कर पीजेंट्स अलायंस को स्ट्रेंथन करना था, उसको ज़्यादा मजबूत करना था। वो ये नहीं कर सके, और उसकी वजह से वो इनकलाब जो है वो पीछे आया। लेकिन फ्रैंकली रात में एक कराची में बैठा था एक दोस्त के साथ, जिसे नई अपडेट्स का पता था, मुझे भी पिछले कुछ 4 साल पहले तक बहुत ज़्यादा डिटेल से नेपाल की पूरी पॉलिटिक्स का पता था, लेकिन रिसेंट जो इलेक्शंस वगैरह हुए उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ज़रा थोड़ा सा कम हुआ। हैरान कुन हद तक ट्रेड यूनियन के लोग वहाँ प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, असम्बलियाँ हैं। तो बाकायदा आप देखें कि उस इनकलाब ने नेपाल को 2 चीज़ें दी। एक तो रियल सेंस में रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है, बेशक इनकलाब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक भी किसान असम्बली में नहीं है, मजदूर नहीं है। इंडिया में भी कोई ख़ास आपको रिप्रेजेंटेशन किसानों की नज़र नहीं आएगी, यहाँ कितनी बड़ी डेमोक्रेसी नेपाल में है, यानी सबसे ज़्यादा, ठीक है। दूसरा उन्होंने ये किया कि इंडियन एक्सपेंशनिज्म से, इंडिया की डिपेंडेंस से उन्होंने अपनी जान छुड़वाई। तो एक बिल्कुल वो इनकलाब जो कि माओइस्ट इनकलाब था, लेकिन वो नाकाम भी हुआ, लेकिन वो बहुत कुछ सोसाइटी को दे के गया, और सोसाइटी अब अगली स्टेज पर भी बैठी है। सही हो गया जी। तो ये था हमारा। अब सवाल अगला आ जाता है कि क्या चाइना में जो अब कैपिटलिज्म का रिवाइवल हुआ है, क्या वो माओइज्म की नाकामी है? नहीं, माओ की डेथ के बाद ही वहाँ पर वो लोग उससे पहले ही वो लोग आ चुके थे जो उसे दोबारा से कैपिटलिस्ट रास्ते पर डालना चाहते थे। तो माओ तो एंड तक मसलसल स्टालिन पर ये क्रिटिक कर रहा है, क्रिटिक नहीं कर रहा है बल्कि उससे सीख रहा है कि देखिए। अब ज़रा अभी आगे एक अहम पॉइंट मैं क्लियर करूँगा कि सोशलिज्म की जो स्टेज होती है वो क्लास स्ट्रगल उसमें जारी रहती है। क्लास स्ट्रगल ख़त्म होती है, कम्युनिज्म की स्टेज है जिसमें बॉर्डर्स भी नहीं होते, क्लासेस भी नहीं होती। तो सोशलिज्म इसका मतलब हर स्टेज पर, तो कहीं क्लास स्ट्रगल जारी नहीं रह सकी, और चाइना में जो माओइस्ट रेवोल्यूशन है वो ख़त्म हो गया। लेकिन माओ का जो लेसन है कि क्लास स्ट्रगल जो माओ कर रहा था, बेसिकली ये तो साबित होता है कि माओ दुरुस्त था, क्लास स्ट्रगल जारी रहती है। तो ये है एक छोटा सा इसका हवाले से। तो इसको मैं एक और अच्छा, अब असल इंटरेस्टिंग एक एरिया की तरफ चलते हैं। क्या माओइज्म स्टालिनिज्म है? अब ज़रा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ट्रॉट्सकाइट्स ये करते हैं कि जो चीज़ भी ट्रॉट्सकीज़म से बाहर होती है वो स्टालिनिज्म होती है, जो नहीं है ट्रॉट्सकीज़म वो स्टालिनिज्म है। कुछ तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। जो लेनिन को एक्सेप्ट करता है लेकिन ट्रॉट्सकी को भी नहीं करता। अब ज़रा समझें, जो लेनिन को तो कबूल कर रहा है, ट्रॉट्सकी को नहीं कबूल करता, वो तो स्टालिनिस्ट है। ये तो सीधी हमें भी समझ आती है, क्योंकि माओ जो है वो स्टालिन को कबूल करता है। वो ये कहता है कि 70% उसने ठीक काम किया है, बल्कि 20th कांग्रेस थी 1956 की, तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद स्टालिन पर हुई। तो सबसे पहला जो लेटर लिखा है वो माओ ने लिखा है कि भाई आपने गैर ज़रूरी तनकीद की है स्टालिन पर। स्टालिन दोस्त था, स्टालिन ने 30% ज़रूर गलतियाँ की हैं, लेकिन 70% उसने बड़ा अहम काम किया, ठीक है। लिहाजा आप गलत कह रहे हैं। तो डिफरेंस है मेरे ख्याल में, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म की अंडरस्टैंडिंग का बहुत प्रॉब्लम है। तो मार्क्स और एंगल्स बुनियादी तौर पर, अब ज़रा इस चीज़ को समझिएगा,
यहाँ से फिर आपको ट्रॉट्सकीज़म की सही समझ आएगी कि जो है लेनिन मार्क्स और एंगल्स जो ना इंटरचेंजेबली यूज़ करते थे, कभी कम्युनिज्म कह देते थे, कभी सोशलिज्म कह देते थे, ठीक है। तो लिहाजा और ज़ाहिर है ये उनकी रियलिटी थी कि अब ज़रा वजह में ज़रा समझिएगा कि वेस्ट के तमाम जो कंट्रीज़ थे ना वो आलमोस्ट एक ही तरह के डेवलप थे, इंडस्ट्री लगी हुई थी, मजदूर थी, फ्यूडलिज्म नहीं था कम अज़ कम करीब के मुल्कों। तो देयर इज़ ज़्यादा पॉसिबिलिटी के बॉर्डर्स भी ना हो, ठीक है, क्योंकि एक जैसी जब डेवलपमेंट हो और कम्युनिज्म आ जाए तो बॉर्डर भी ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशन जो है ऐसी नहीं थी। तो लेनिन इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को कि स्टेट एंड रेवोल्यूशन में वो बाकायदा हार्ड वर्क करता है कि कम्युनिज्म में और सोशलिज्म में क्या फ़र्क है। वो ये कहता है कि कम्युनिज्म का मतलब है क्लासलेस सोसाइटी और कोई बॉर्डर ना हो। इफ़ देयर इज़ नो स्टेट तो इंपीरियलिज्म आएगा और आपको मार देगा, ठीक है, और हमें खा जाएगा। तो लिहाजा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट ज़रूरी होती है ताकि सोशलिज्म को बिल्ड कर सकें। यानी आपने अभी इनकलाब कर लिया, अभी पेजेंट्री है, अभी कुछ भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा सख्ती करेंगे, सोशलिज्म बिल्ड करेंगे, उतनी देर तक आपको रखनी पड़ेगी सख्ती, आपको स्टेट भी रखनी पड़ेगी और आपको बाउंड्री भी रखनी पड़ेगी। आप अपना मुल्क छोड़ के यूरोप के मुल्कों में इनकलाब करने के लिए नहीं निकल जाएंगे, वरना आप मार खा जाएंगे। अच्छा, तो ये है, तो पॉसिबिलिटी जो है, लिहाजा तो मेरे ख्याल में अगर लेनिन की डेफिनेशन को देखें तो ग्लोबल स्केल के ऊपर कोई सोशलिज्म की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जब तक मुल्कों के दरमियान फ़र्क बहुत है, मुल्कों के अंदर क्लास स्ट्रगल मौजूद है, तो स्टेट मौजूद रहेगी, स्टेट मौजूद रहेगी तो बॉर्डर मौजूद रहेंगे, बॉर्डर मौजूद रहेंगे तो कैसे आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इनकलाब को लेके चले जाएंगे। तो लिहाजा ये बड़ा मसला है। तो लिहाजा जहाँ भी इनकलाब होता था उसे ट्रॉट्सकाइट्स यूजुअली कह देते हैं डिफॉर्म्ड वर्कर स्टेट कह देते हैं उसे, ठीक है, डिफॉर्म्ड वर्कर स्टेट उसे कह देते हैं, डिक्टेटरशिप कह देते हैं, बोनापार्टिज्म कह देते हैं, फाशिज्म कह देते हैं। तो लेकिन जो माओ है वो कहता है कि ठीक है, ऐसे मुल्कों में आप ये कर सकते हैं कि पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल कॉन्शियसनेस पैदा कर सकते हैं, आप इनकलाब कर सकते हैं, वक्ती तौर पर पेजेंट्री को साथ मिला के, इंडस्ट्री लगा के आप इनकलाब की मेकिंग, सस्टेनिंग और बिल्डिंग कर सकते हैं। तो ये है। तो हाँ, तो स्टालिन तो सिंपल क्लेम करता था कि जो लेनिन ने कहा है मैंने वो किया है। स्टालिन तो कहता भी नहीं था कि मैं कुछ मुख्तलिफ काम कर रहा हूँ। ट्रॉट्सकाइट्स जो हैं वो ट्रॉट्सकीज़म को लेनिनिज्म बताते हैं, क्योंकि दोनों में कोई वो कहते हैं फ़र्क ही नहीं था, हालांकि फ़र्क था, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो लिहाजा लेकिन जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हैं वो तो आपको पता है कि बिल्कुल ही स्टालिन के शागिर्द हैं। तो लिहाजा वो माओ को कबूल करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ट्रॉट्सकी बिल्कुल ही गलत है। तो लिहाजा ये चीज़ चलती रहती है। तो माओइस्टों की पोजीशन ये है कि वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो हाँ, अब जो एक और बात कि मैंने न्यू डेमोक्रेसी तो बता दी कि लेकिन ट्रॉट्सकाइट्स का इनकलाब करने का तरीका क्या है, ठीक है, वो तो सस्टेन नहीं हो सकता, परमानेंट रेवोल्यूशन है, पेजेंट्री का रोल है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन उनका है कि वो ट्रॉट्स उसे कहते हैं कि उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो अक्टूबर रेवोल्यूशन की। अच्छा, लेनिन का जो ट्रॉट्सकाइट्स का इनकलाब का तजर्बा कौन सा है, वो अक्टूबर रेवोल्यूशन का तजर्बा। अच्छा, वो कहते हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन की स्ट्रेटजी ट्रॉट्सकी ने बनाई, लेकिन हम भी जानते हैं कि वो लेनिन ने बनाई। चलो दोनों ने मिलाई, लेकिन बुनियादी तौर पर उनके पास एक्सपीरियंस जो है वही है। इसलिए किसी भी दुनिया में और जगह पर आपने देखें कि क्या अक्टूबर रेवोल्यूशन जैसी इंसरक्शन हुई है, नहीं हुई, ठीक है। बिल्कुल उसके बाद जो दूसरा बड़ा इनकलाब हुआ है, माओ का इनकलाब हुआ, बिल्कुल वो लेनिन के मॉडल पर नहीं हुआ है। पार्टी भी आप देखें उसके मॉडल पर नहीं है, लेकिन बड़ी हद तक वो उसकी कंटिन्यूटी है, ज़्यादातर वो कंटिन्यूटी है, लेकिन रप्चर भी है। तो कंटिन्यूटी और रप्चर जो है, ये लफ्ज़ आजकल माओइस्ट बहुत यूज़ करते हैं कि हम अपने पास्ट की कंटिन्यूटी भी हैं, लेकिन हम रप्चर भी हैं। रप्चर इस सेंस में हमारी अपनी रियलिटी है, अपनी कंट्राडिक्शंस हैं, उनका एनालिसिस है, हमारा नेशनल क्वेश्चन है, हमारे अपने अंदाज होगा, हम अपने तरीके से करेंगे, लेकिन जाहिर है कंटिन्यूटी में भी वो करते हैं। तो इस वक्त मैं इसको अगर सम अप करूं
تو وہ یہ ہے کہ ٹروٹسکیزم میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ریولوشنری ایکسپیرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک فیلڈ ملٹری اور پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، لہٰذا ان کے پاس کوئی انقلاب کا تجربہ بھی نہیں ہے، سسٹین کرنے کا تجربہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بھی وہ مخالفت کر رہے تھے۔ تھریٹیکل سلوشن، اچھا اب اکثر میرا جو ان کے ساتھ ہوا ہے کہ تھریٹیکل سلوشنز کے تھریٹیکل پرابلمس کے تھریٹیکل سلوشنز بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جب بھی ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ بتائیں وہاں اسٹالن نے ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ میں کہتا ہوں یار دیکھو اس کو میں ٹھیک کر بھی دوں تو سوال ہے آج میں نے اور آپ نے کیا کام کرنا ہے، کیا اس کا حل نکل آئے گا؟ کہتے نہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو جب تک میری ہسٹری کریکٹ نہیں ہوتی تو میں آج کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ میرے لیے ان کا یہ ہو جاتا ہے۔ تو اب مسلسل آپ کے ساتھ کریکٹ ریڈنگ آف مارکس کو آپ کے ساتھ انسسٹ کریں گے کہ یار کریکٹ پڑھو اسے، یہ نہیں ہے، بلکہ ماؤزم پر جو ابھی ریسنٹلی ہوا بڑی اچھی بحثیں ہوئی یورپ میں ہماری ٹروٹسکائٹس کے ساتھ کہ جب آپریشن گرین ہنٹ چل رہا تھا، یہ وہ مانتے تھے کہ یہ جینون ریولوشنری ہیں لیکن ان کی تھیوری غلط ہے۔ تو ہم کہتے تھے یار چلو تھیوری ٹھیک ہو جائے گی، فی الحال تو انہیں مار پڑ رہی ہے، انقلاب ہے بڑا، تو وہ یہ کہتے تھے۔ تو یوزلی پھر یہ نا ان کی سپلٹ بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ کریکٹ ریڈنگ ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا انکریکٹ ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی بات پر پھر چونکہ ہوتا ہی تھیوریٹیکل ہے کام تو وہ کافی حد تک یہ چلتا ہے۔ لیکن پاکستان میں میں ذاتی طور پر کہوں گا کہ ایک رچ ٹریڈیشن انہوں نے دی ہے، مارکسزم کو زندہ رکھا ہے، مارکسی پیسوں کو زندہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ دور جس میں روس میں ڈاؤن فال ہوا تھا اور ہمارا جو ٹریڈیشنل لیفٹ ہے بہت کمزور تھا، اس دور میں سمجھتا ہوں لال خان نے، فاروق طارق نے بھی، کافی اور دوست جو تھے میرے خیال میں انہوں نے مارکسزم کی بحث کو زندہ رکھا، مارکسزم کی ریلیونس کو زندہ رکھا، اس سے ہم نے بھی سیکھا۔ لیکن بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ دوبارہ جو ٹریڈیشنل لیفٹ ہے میں سمجھتا ہوں ریوائیو ہو چکا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہماری جو ٹریڈیشنل لیفٹ کی پارٹیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، مزدور کسان پارٹی بڑھ رہی ہے، عوامی مرکز پارٹی کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، نیشنلسٹ تنظیمیں بھی روایتی طور پر اپنے دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں ایک جان میں آ رہی ہے، آگے بڑھ رہا ہے اور پروگریسو پالیٹکس آگے بڑھ رہی ہے میں کہوں گا اوور آل پاکستان میں۔ تو اس میں صرف یہی کہوں گا کہ دوبارہ سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ماؤزم کہ فیل ہوتا ہوگا اور یا ٹریڈیشنل لیفٹ بار بار انقلاب کا تجربہ کرتا ہو، پارٹی بنانے کا تجربہ کرتا ہوگا، فیل ہو جاتا ہوگا، یس پاسبلٹی ہے، لیکن ٹروٹسکیزم کے بارے میں میرا کنکلوژن یہی ہے کہ وہ بند گئی۔ دیٹس اٹ، تھینک یو۔